Good evening, students. Now we continue our chapter 4 pure kinematics, and now we started our new topic representation of vector quantities. In our previous class we studied about the scalar quantities, vector quantities, and we know that the vector quantities represent the direction, magnitude, and also obeys the laws of vector algebra. But how we represent the vector, how we represent the vector symbol. So now we started a topic representation of a vector quantity. So this one, representation of a vector quantity. So when we represent a vector quantity, then we use an arrow, this such like. In this arrow we see that there are two parts. First one is the arrowhead and second one is the tail. This arrowhead represent the direction. This arrowhead represent the direction, and this length of tail, the length of tail represent the magnitude. This is represent the magnitude. तो जितना ज्यादा ये टेल लॉन्ग होगा, जितना ज्यादा इस टेल की लेंथ होगी, उतना ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा. तो दैट मीन्स व्हेन द लेंथ आर सो हाई, देन मैग्नीट्यूड इज लार्ज, एंड इफ द लेंथ इज स्मॉल, देन मैग्नीट्यूड इज स्मॉल. ओके, तो दिस लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड दिस arrowhead represent the direction. So we represent any vector quantities by this arrow. तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके ऊपर हम इस तरह से एरो का सिंबल बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स की हम बात करते हैं, तो ये फोर्स, अब दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, दिस एरो. तो ये एरो अप्लाई करते ही ये फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में. अब हम बात करते हैं मास की. मास रिप्रेजेंटेड बाय द m. तो m is not a vector quantity. या फिर प्रेशर की बात करते हैं, this is p. p is not a vector quantity, so we not apply any arrow on it. तो arrow applied only on the vector quantities. एरो सिर्फ किस पर अप्लाई किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर अप्लाई किया जाता है. और एरो का क्या मीन होता है, एरो के क्या पार्ट्स होते हैं, तो वी नो वेरी वेल दैट एरो रिप्रेजेंटेड बाय द टू पार्ट्स, दैट एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड द लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड. ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, हम कुछ रिलेटेड वेक्टर्स से रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम लोग. तो ये अच्छी तरह से हम लोगों को समझ में आ गया कि जो वेक्टर है उसका रिप्रेजेंटेशन हम किसी एक एरो से करते हैं. ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू द वेक्टर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर. व्हाट इज द इक्वल वेक्टर? तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर होता है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में इक्वल हो, दोनों में समान हो, दोनों में बराबर हो. तो दिस इज कॉल्ड द इक्वल वेक्टर. फॉर एग्जांपल वी हैव द टू वेक्टर्स a and b, and both magnitudes become same and both directions are same, then these are called the equal vector. Just like this one and this one. So this is the equal vector, that is a equals to b. Okay, तो equal vectors are represented, या equal vector says that the magnitude and the directions both are same. Okay, now the unequal vector. Second one is the unequal vector. तो what is the unequal vector? तो unequal vector हम थ्री मैनर में समझ सकते हैं. थ्री मैनर में कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए टू वेक्टर्स a and b हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में डिफरेंट है. पहला, दोनों मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है बट डायरेक्शन में सेम है. दूसरा, तीसरा, दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट है. तो ये तीनों केसेस जो हैं, तीनों केसेस रिप्रेजेंट करते हैं अनइक्वल वेक्टर्स को. तो मैंने क्या क्या रिप्रेजेंट किया आपको कि अनइक्वल वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री टाइप्स और बाय द थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट वन, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो दिस वन, तो a एंड b दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है. मैग्नीट्यूड का पता कैसे लगा? इनकी लेंथ से. दूसरा, दोनों मैग्नीट्यूड में डिफरेंट हैं बट डायरेक्शन में सेम है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है. थर्ड, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो दिस वन इज थर्ड. तो तीनों केसेस अनइक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इन अनइक्वल वेक्टर्स वी से दैट द डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड और
बोथ। नाउ थर्ड वन इज द अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो अपोजिट वेक्टर भी एक तरह से कहा जाए तो अनइक्वल वेक्टर ही है, क्योंकि अपोजिट वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होती है। तो यहां पर थर्ड वन जो है आपका दिस इज द अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज A and this one is B, then we write it A equals to minus 1. Okay, so these are called the opposite vectors which are equal in magnitude but opposite in direction. Okay, now fourth one is the zero vector. Fourth one is zero vector. What is the zero vector? Which have no magnitude and no specific direction are called the zero vector. तो यहां हम लिखते हैं which have no magnitude and no specific direction. Which have no magnitude and no specific direction is called the zero vector. जिसका कोई specific magnitude नहीं होता, कोई specific direction नहीं होती, it is called the zero vector. Okay, और इसको हम null vector भी कहते हैं. It is also called the null vector. Okay, so the vector having magnitude equal to 0, write the zero vector or null vector. Simple, we write 0 and then we give arrow overhead. ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं जीरो वेक्टर की, तो जीरो वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, देखिए A equals to B. ओके, तो A minus B equals to 0. तो इस जीरो के ऊपर भी हम क्या लगाते हैं, वेक्टर लगाते हैं, जीरो पर भी वेक्टर लगाया जाता है। तो अगर टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो जब हम उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे देन उस कंडीशन में वी गेन द जीरो वेक्टर। तो हम सिंपल डेफिनेशन जीरो वेक्टर की क्या कहेंगे, द वेक्टर्स व्हिच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। ओके, नाउ द सेकंड वन, लास्ट वन इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज द वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, सो स्टडी इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटली, अच्छी तरह से इसको समझिएगा। तो फिफ्थ वन इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, विच हैव द यूनिट मैग्नीट्यूड। सबसे पहले विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है। ओके, एंड रिप्रेजेंट द, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ any vector quantity. So the magnitude are unit, okay, and the indicate the direction of any vector quantity is called the unit vectors. यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस वेक्टर को यूज में लेते हैं इट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट। इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट होता है, 1 होता है। ओके, अब व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर, सिंबल क्या होता है, तो सिंबल की फॉर्म में यूनिट वेक्टर में हम काम में लेते हैं कैप। तो ये कैप इस तरह, दिस इज द सिंबल ऑफ द यूनिट वेक्टर। ये सिंबल है यूनिट वेक्टर का, जिस भी यूनिट वेक्टर की हम बात करेंगे उसके ऊपर ये सिंबल लगा रहेगा। तो जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हम हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि फिजिक्स हैव द 3 डायमेंशन, 3 directions x, y and z, and these directions are max a Cartesian frame of reference x, y and z। तो x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग यूनिट वेक्टर होगा, y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग यूनिट वेक्टर होगा, z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग यूनिट वेक्टर होगा। तो जब हम यहां पर बात करते हैं कार्टेशियन फ्रेम की, तो दिस वन इज x, दिस वन इज y and this one is z।
Okay, these are the Cartesian frame. If a particle moving in the x direction, then it is represented by the I cap. बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है ये किससे रिप्रेजेंट होगा? I cap से। तो x डायरेक्शन में if particle moving, if object moving, then we represented its direction by unit vector is I cap. If the particle moving in y direction, then it represented by j cap. And if the particle moving in the z direction, then it represented by k cap. Okay, these all are the unit vectors. तो I cap मैग्नीट्यूड कितना? 1, डायरेक्शन x. j cap मैग्नीट्यूड कितना? 1, डायरेक्शन y. k cap मैग्नीट्यूड कितना? 1, डायरेक्शन z. So the unit vectors are the vectors which have the unit magnitude and represent the direction of any vector quantity. It is called the unit vector. Okay. अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर लिया यहाँ पर a. अब वेक्टर को क्या कहते हैं हम? द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड के लिए तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड. लेकिन अब डायरेक्शन के लिए क्या लिखूंगा मैं? तो a के ऊपर क्या लगा दूंगा यहाँ? k. तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब ये आपकी डायरेक्शन हो गई. अब यहाँ से अगर मैं a कैप की वैल्यू निकालता हूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a कैप? तो a कैप इज द वेक्टर ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यू शुड या यू हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन यूनिट वेक्टर फॉर्म. तो व्हेन वी इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर, देन वी गेट द रेशियो ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड. तो दिस इज द यूनिट वेक्टर फॉर्मेशन. गॉट इट? कार्टेशियन फ्रेम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर्स को? x डायरेक्शन में I कैप, y डायरेक्शन में j कैप और z डायरेक्शन में k कैप. ठीक है? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, नाउ द पोजीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर. ओके, पोजीशन वेक्टर नाम से पता लग रहा है द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द फ्रेम. फ्रेम में प्रेजेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस वेक्टर को यूज में लेते हैं, दिस वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर. ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r. किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम? r से. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास में 2 डायमेंशनल फ्रेम है. 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? इसमें 2 एक्सिस हो. तो ये यहां पर आपका एक एक्सिस है x, एक एक्सिस है y, ये आपका ओरिजिन है O, और यहां से डिस्टेंस ये पार्टिकल है P. ठीक है, तो इस पार्टिकल की पोजीशन को मुझे रिप्रेजेंट करना है. तो इस पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि मैं ओरिजिन से इसकी पोजीशन का पता लगाऊंगा. तो ओरिजिन से जब मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो दिस OP रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर. ये OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पार्टिकल P की पोजीशन को, और इस OP को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ऑफ R से. तो इट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं R को. गॉट इट? ओके, नाउ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सेकंड वन है आपका डिस्प्लेसमेंट. तो जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है? पार्टिकल अपनी पोजीशन को इसी फ्रेम में चेंज करता है. तो जैसे 2D फ्रेम लिया मैंने, ये x है, ये y है, ये O है. पार्टिकल पहले कहां था? P पे, फिर कहां पहुंचा? Q पे. ओके, यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर था R1, और ये पोजीशन वेक्टर हो गया आपका R2. तो ये जो डिस्टेंस है भाई, O से P तक का पोजीशन वेक्टर तो है R1, O से अब P के बाद पार्टिकल कहां पहुंचा? Q पे, तो O से Q तक का पोजीशन वेक्टर है R2. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, दिस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1.
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट इज डेल्टा r इक्वल्स टू r2 माइनस r1। ओके, अब अगर हम कुछ देर के लिए यहां पर ये देखते हैं कि मेरे पास में दो पॉइंट है p और q, ठीक है, तो एक्स वाई फ्रेम में अगर मैं p के कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो p के कोऑर्डिनेट तो है x1 y1, ठीक है, और q के कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो जब मैं यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले we represent r1, r1 is the position vector of op, ओके। पहला कोऑर्डिनेट कौन है, x1, x1 रिप्रेजेंट द x डायरेक्शन, तो x1 कोऑर्डिनेट का मतलब आप इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, तो आपने यहां लिखा x1, ठीक है, ये ओनली मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, जबकि यहां पोजीशन वेक्टर, पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर काम में आता है, i कैप। अब प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट कौन है, y1, इसके साथ कौन कौन काम में आता है, j कैप। तो आपका फर्स्ट पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ओके। अब सेकंड लेते हैं हम q वाला, तो यहां पे r2 लिया, तो x2 वही x डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट है, तो x2 i कैप, y2 y डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट है, y2 j कैप। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डेल्टा r इक्वल्स टू r2 माइनस r1, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो this is your displacement vector, delta r equals to x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap। तो it is a very important टॉपिक यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर से रिलेटेड ही यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर्स की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि पोजीशन वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम में, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर वहां पर जो वेक्टर काम करता है, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके बेटा, थैंक यू।